ठीक है, E tau by m, है ना. We also derive the result of current in terms of drift velocity and the current density in terms of drift velocity. Okay, in that case of drift velocity we also derived the result. In fact, हमने drift velocity मतलब Ohm's law भी deduce किया था with the help of that drift velocity, if you remember. और Ohm's law जो हमने deduce किया था उसमें we finally got the value of resistance. और हमने ये बोला था कि the resistance of a metallic conductor will be equal to ml upon ne square a tau. This was the last thing that we discussed in the previous class. सही है. ml upon ne square a into tau. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि what is this m. तो मैं I told you already कि this m is the mass of the electron, l is the length of the conductor, n is number density of electron present in the conductor. मतलब how many electrons are available in a given volume of the conductor is known as n, and E is the charge of electron, A is the area of cross section of the conductor, and tau is basically the relaxation time. And relaxation time का क्या मतलब है? The time that elapsed between two successive collision is called as relaxation time. I hope आपको याद होगा कि दो collision के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम. और यही वो टाइम है ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स. और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्सेलरेट्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. अब इसमें एक और चीज समझो सर कि जो टाउ है ना रिलैक्सेशन टाइम. मुझे एक बात बताओ कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन है एंड मान लीजिए कि दे आर इनसाइड अ कंडक्टर and the temperature around the conductor is, let's say temperature around the conductor is 40 degree centigrade मान लो. तो obviously these electron will move towards each other. मान लो ऐसे मान लो कि they will move towards each other with some speed, let that speed be v. मान लो, ठीक है, ये सिर्फ assume करो. अच्छा बेटे, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि I made the temperature of the conductor to be 100 degree centigrade. So tell me one thing, okay, now the electrons would be moving with the same value of velocity v or their velocity will change? अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली चेंज होगा, बिकॉज हमें मालूम है कि व्हेनेवर वी विल हीट द कंडक्टर द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल काइनेटिक एनर्जी will increase, and because it will increase means electron will move even faster. मतलब with the increase in temperature the velocity of the electron increases. अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताइए कि अगर इस केस में velocity was v और मान लो कि इसको कोलाइड करने में या कोलिजन करने में टाइम लगता था 2 सेकेंड्स, तो अब जब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है ना, ये केस अब ऐसे अज्यूम कर लो कि नाउ द वेलोसिटी हैज बिकम v डैश, ठीक है, एंड v डैश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ v. तो अब इसी डिस्टेंस पे इन दोनों को कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा विल इट स्टिल बी 2 सेकेंड और इट विल बी लेस देन 2 सेकेंड्स? ऑब्वियसली लेस देन 2 सेकेंड बेटा. अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो ये कम टाइम में कोलाइड करेगा. पहले वेलोसिटी कम थी तो ज्यादा टाइम लग रहा था कोलिजन में, और अब वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो अब कम टाइम लगेगा कोलिजन में. इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कोलाइडिंग फास्टर. तो अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगा तो मुझे एक बात बताओ कि व्हाट हैपेंस टू द रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम का क्या हुआ? डिड ऑब्वियसली इट डिक्रीज्ड. वेरी गुड, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलाइड होगा तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. इसका मतलब है बेटा कि रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टाउ है ना, टाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम में मैं ये कह सकता हूं कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब कि द मोमेंट यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर relaxation time will decrease, or you will decrease the temperature, relaxation time will increase. बात समझ में आ गई? तो बेटे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात सोचो, एक तो ये कि भाई ये ऐसे आ रहा है, ठीक है. दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. समझ आ रही बात आप लोगों को? रेजिस्टेंस क्या है? वो रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन देखूं तो क्या होगा? डायरेक्टली
वेरी गुड भाई, सबको समझ में आया? दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो. यस सर. एवरीवन देखो, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. तो कैसे इंक्रीज करेगा वो इक्वेशन में अभी आई विल राइट इट लेटर ऑन, इसी चैप्टर में थोड़ी देर के बाद मैं लिखूंगा. बट ये बात याद रख सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. क्लियर है? इसीलिए आपसे बोला जाता है कि अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, बात समझना बेटा, कि इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि टाउ विल आल्सो बिकम कांस्टेंट. बोलो बेटा, टाउ विल आल्सो बी कांस्टेंट और नॉट बेटे? इसका मतलब इन दिस सिचुएशन m n e स्क्वायर टाउ फॉर अ गिवन टेम्परेचर, दिस होल क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट. मतलब ऐसे ही ये कांस्टेंट है, बट अगर मैंने टाउ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टाउ भी कांस्टेंट हो गया. तो इस पूरी क्वांटिटी को हम एक और नाम देते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पर इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. क्या कहते हैं बेटे? दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बाद, रो एल डिवाइडेड बाई ए, वेयर रो का अपना एक मतलब है, रो मतलब रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी क्या चीज है? तो रेजिस्टिविटी, इस पूरी चीज को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. तो एक बात याद रखो, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which has nothing to do with the length, which has nothing to do with the area, but it depends on the temperature. नहीं आई बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रेजिस्टिविटी के बारे में अगर आप देखो ध्यान से, तो रेजिस्टिविटी में भी देखो, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली, ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. दिख रहा है बेटा? ये देखो, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर के साथ बात करूं तो रेजिस्टिविटी विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इज इट क्लियर और नॉट? यस. ये सब नोट कर लो, मैं आगे बताता हूं. ये लिख लेना जल्दी से, तो मैं आगे बात करूं. मतलब अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, देखो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज नहीं हो सकता, ना ही उसमें ये चेंज कर सकते हो आपके इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं. यू कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंडक्टर, नॉर यू कैन चेंज मास ऑफ द कंडक्टर, नाइदर यू कैन चेंज द चार्ज ऑफ द कंडक्टर. व्हाट कैन यू चेंज इज द रिलैक्सेशन टाइम. और रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज होगा? व्हेन यू विल चेंज द टेम्परेचर. तो अगर मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अज्यूम कर लूं, पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री, और मैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करूं, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टाउ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो अगर टाउ भी कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब इस पूरे वैल्यू को हम कांस्टेंट कह सकते हैं. और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट अगर हमने कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करके हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? उसका नाम अज्यूम कर लेते हैं हम रेजिस्टिविटी. आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई. हाँ, बट ये रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो. इसीलिए आपसे बार बार बोला जाता है कि इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन the resistance of the body will remain constant, and in that case V will be directly proportional to I. क्लियर है? आगे बढ़ूं, आगे कुछ चीजें बताऊं. यस. अब मेरी बात सुनना कि इसमें मैं कुछ और चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं. रेजिस्टेंस, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? कौन बताएगा? जल्दी बताइएगा. ऑन व्हाट पैरामीटर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स?
What are the Temperature. parameters on which Length. resistance? हाँ बोलो 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 बोला बोलो. Length of Temperature. conductor. Length of the conductor. बहुत बढ़िया. Length of the conductor, very good. Area of cross Area section of of the cross conductor, section. बहुत बढ़िया. Third is Temperature. temperature, बहुत बढ़िया. Third is temperature, इस पे भी डिपेंड करता है. और कोई चीज ऐसी जिस पे डिपेंड करता हो? रेजिस्टेंस. ये तीन चीजें तो हमें समझ आ गई. Relaxation. नहीं तो टेम्परेचर कह दिया बेटा तो रिलैक्सेशन टाइम उसमें खुद ही इंक्लूड हो गया ना, क्योंकि देखो टेम्परेचर के चेंज होने से रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है एंड हेंस द रेजिस्टेंस चेंजेस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो रिलैक्सेशन टाइम के साथ ही होता है, बट वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर. एक और चीज है बेटा, मैं बता देता हूं आपको, आपने शायद 12th क्लास में नहीं सुना होगा. वैसे ही एक बात 12th की बता रहा हूं, बट ये है कि कॉन्सेप्ट ये वाला शायद आपको नहीं बताया गया हो. देखो, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज. रेजिस्टेंस एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो है डायरेक्शन. किस चीज की डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन. कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. जैसे मैं आपसे मान लो कि मैं आपको एक ऐसा कंडक्टर देता हूं, ये ऐसा एक कंडक्टर है विच लुक्स लाइक अ क्यूब बट इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ऐसा मैं एग्जांपल में मान रहा हूं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. मान लो कि मैंने ये लेंथ बोला A है, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस हाइट इज C. अब ध्यान से सुनना, मैं जो आपसे बता रहा हूं बेटे, अगर मैं करंट, ये कंडक्टर है, मैंने कहा ये कंडक्टर है साहब, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो है. रेजिस्टिविटी रो है और ये कंडक्टर है. अब इसमें रेजिस्टेंस लिखना है, कैसे लिखें? हाउ डू वी राइट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इफ द करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन? ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? अब कैसे लिखें? लेंथ कौन सा लें? कौन मुझे बताएगा? विच लेंथ शुड आई टेक? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो कौन सा लेंथ लेंगे? तो देखो मैं बता रहा हूं, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, वेरी गुड, लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. करंट ए की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए वाले लेंथ के अलोंग, तो हम लेंथ लिखेंगे ए. अब नीचे आता है एरिया. एरिया कौन सी लेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर, एरिया वो वाली कंसीडर होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया वो वाली कंसीडर होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट. समझ में आई बात? और परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट कौन सी एरिया है? B. B इंटू सी है ना? नहीं, एरिया, एरिया, ये एरिया है ना, दिस इज द एरिया. तो B तो इसकी लेंथ हो गई और C उसकी ब्रेथ हो गई या हाइट हो गई, जो भी कह लो. तो एरिया इज व्हाट? B इंटू सी. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, अगर मैं करंट ऐसे पास कर देता तो ये ग्रीन वाली लाइन, अब रेजिस्टेंस मुझसे बोला जाता लिखने को, क्या लिखते आप? Rho C upon Rho C upon हाँ, अब लेंथ आप लिखेंगे C डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, तो कौन सी एरिया? ये वाली, चाहे नीचे कह लो, परपेंडिकुलर जो है ना. तो वो एरिया क्या है? नॉट ओनली ए बेटा, ए इंटू बी ना. ये तो सिर्फ लेंथ हो गया ना. तो ये सरफेस तो ऐसा है ना बेटा, जिसका लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, तो एरिया क्या होगा? ए बी होगा या नहीं होगा? yes. बोलो. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है. क्यों? बिकॉज जो लेंथ आपने कंसीडर करना है दैट विल ऑलवेज बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और एरिया जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है. तो मैं इस बात को यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें एल का मतलब है लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ए का क्या मतलब है? एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट. लिख लीजिए ये सारी बातें.
ये सारी बातें नोट करिए, जल्दी करिए। Then ओके, अब देखो अब देखो एक दो छोटे क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम रेजिस्टेंस पे बेस्ड करेंगे। रेजिस्टेंस पे मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर, तो उसका वेरिएशन कैसे होता है। ये तो मैंने बता दिया कि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट इक्वेशन क्या होगी उसकी, हाउ कैन वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एनी गिवन टेम्परेचर। तो वो इक्वेशन आई टेल यू दैट इक्वेशन, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू सॉल्व one or two basic question based on the concept of drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सर एक क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन सीबीएसई in the year 96, and question is like this कि a copper wire has a resistance of 10 ohm, मतलब in the question it is given that there is a conductor whose resistance is 10 ohm and an area of cross section, listen to the question, area of cross section of the conductor is 1 millimeter square। आपसे कहता है कि इस ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर अक्रॉस इट्स एंड्स, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज गिवन एज 10 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपको बताना है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड बतानी है अगर उसके n की वैल्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28, तो उस केस में आपको ये बताना है कि what will be the value of drift velocity. Did you understand the question? Please everyone tell me. You have to find out the drift velocity. आपको स्मॉल n पता है, आपको a पता है, आपको रेजिस्टेंस दिया है यहां पर, तो कैसे करेंगे। चलो मिलके करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या करना है हमें, बोलो बेटा। yes sir. क्वेश्चन तो इतना तो समझ आ गया होगा ना कि क्या करना है हमें, तो वी हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करना है हमें, ये हमें पता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सर हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक तो ये पढ़ा है ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर, दूसरा फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ करंट, करंट के टर्म्स में NEAVD लिखा था, आपको याद आए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से हम लिख सकते हैं करंट डिवाइडेड बाय NEA। अब मुझे ये बताओ कि आई हैव रिटन बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज, आप दोनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट in this question which of the two is applicable, या which of the two should we use? Second, we need equal to I. Second, very good. First we cannot use the first one because पहले वाले को यूज करने के लिए you need to have the value of tau, दूसरा you need to have the value of electric field. Neither you know the value of tau nor you know the value of electric field, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वाला तो यूज नहीं हो सकता, सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, बट सेकंड वाले के लिए सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो सर करंट तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आई नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाई R, तो डेल्टा V कितना है 10 डिवाइडेड बाई R कितना है 10, तो दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो करंट निकल आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं बेटा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई n, n इज द नंबर डेंसिटी विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय E, मतलब चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, तो मैग्नीट्यूड लिख दो इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 multiplied by the area, area is 1 millimeter square, but remember because all other quantities are in terms of SI unit,
तो एरिया को भी आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी रिटन एज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। नहीं आया, मतलब इट विल बी रिटन एज इक्वल टू 10 टू द पावर -6। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Because I have the answer with me, so I'll directly write the answer of it, and the answer for this would be 0.078 into 10 to the power -3 meter per second. This is the answer. ठीक है, this is how we'll calculate the drift velocity. नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। Done. ठीक है, मूविंग ऑन। एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं आपसे, मिलके करते हैं। सर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट वुड बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड इन द कंडक्शन इन अ कॉपर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है आपको 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कैरिंग अ करंट। इसके अंदर जो करंट है दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट। आपसे बोला है कि अब ये तो कॉपर के लिए, आपसे बोला है कि ये जो कंडक्टर गिवन है ना, उसका स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। आपको ये मानना है कि अज्यूम दैट आपको अज्यूम करना है ईच कॉपर एटम contributes 1 electron for conduction। ये आपको अज्यूम करना है। और आपसे बोला गया कि डेंसिटी जो है ना, कॉपर की डेंसिटी इज गिवन एज 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube। ठीक है सर, 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आपको गिवन है। थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। एटॉमिक मास इज 63.5 यूनिट, AMU कह सकते हो आप। क्लियर है? अब आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अब कैसे करें सर? इसमें बताओ ड्रिफ्ट स्पीड में फिर से मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स वाला या करंट के टर्म्स वाला? Which formula of drift velocity should I use? E upon m multiplied by tau. Should we use this formula or we should use this formula? I upon NEA. Which of the two? Second one. Second one, because obviously in the first one we don't have the value of relaxation time, neither we have the value of electric field. ठीक है? अब अगर मैं if I want to use this formula VD is equal to I divided by NEA, so tell me, to use this formula, which of the quantity is not given to me? Which quantity should we calculate first? Is everything given? Number of electrons. Or something is, yes, a small n is not given to us. So we'll have to find out the value of a small n, and then we can put everything in this formula to get the value of drift speed or drift velocity. अब क्वेश्चन ये कि स्मॉल n कैसे पता करें? तो सर एक बात आप समझिए कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो कॉपर है ना, कॉपर, उसमें जितने एटम्स हैं, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फॉर कंडक्शन ऑल्सो। क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अज्यूम दैट, देखो क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। तो अगर मान लो कि कॉपर में 10 एटम्स हैं, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल यू गेट फॉर द कंडक्शन? 10. Of course you will get 10. So what we are supposed to do, we will have to find out the value or the number of atoms, because the number of atoms in that copper will be exactly equal to the number of electrons. But for that you will have to apply a very basic formula of chemistry, and you may have heard about the number of moles. Have you? Yes.
गिवन मास अपॉन मोलर मास आपने शायद सुना होगा। Yes. सुना है? Yes, तो sir. चलो सुना है तो बेसिकली हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, वो भी कैसे लिखेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये होता है गिवन मास, है ना, जितना मास आपको गिवन है कॉपर का, गिवन मास, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम एटॉमिक मास के नाम से भी जानेंगे, इनटू व्हाट? इनटू एवोगैड्रो नंबर। डू यू रिमेंबर दैट? इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कॉपर का कितना है? व्हाट इज द गिवन मास ऑफ द कॉपर? तो कॉपर का आपको मास गिवन नहीं है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, कॉपर की डेंसिटी गिवन है बट कॉपर का मास गिवन नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर, मास को कैसे लिखते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि अगर डेंसिटी गिवन हो तो मास कैसे लिखा जाता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। डेंसिटी कितनी है? 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है बच्चे। और कितने वॉल्यूम में मैं मास निकाल रहा हूँ? 1 मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब एंड दिस मीटर क्यूब कैंसल्स, तो मास कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻³ kg। इज इट करेक्ट? तो अब n की वैल्यू, बस देखो घबराओ नहीं, n की वैल्यू लिखना है। गिवन मास मेरे पास कितना है? 9 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है बेटा? मोलर मास कितना है? एटॉमिक मास यूनिट इज 63.5, बट याद रखो यूनिट सेम नहीं है। इट इज 63.5, ठीक है, यूनिट। और ये जो ऊपर वाला मास है वो केजी में है, तो यूनिट सेम नहीं है। तो व्हाट शुड वी डू? क्या करें इसको? केजी को हम किस में कन्वर्ट कर लें? सुनो मेरी बात, केजी को हम किस में कन्वर्ट करें? ग्राम्स में। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10⁻³ से। क्यों? टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगैड्रो नंबर से। बोलो ना, बोलो, एवोगैड्रो नंबर से। क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? ये समझ में आया? देखो पहले ये समझ में आ गया हो तो ये n की वैल्यू निकल आएगी, बाकी तो सब कुछ यहां रख देना है। पहले ये देखो, n अगर समझ में आया हो तो, नहीं आया हो तो पूछो। n की वैल्यू समझ आई हो तो देखो, नहीं आया हो तो पूछो। नहीं आया। नहीं आया तो पूछा। कहां से बेटा? Mass of 1 meter cube. अच्छा चलो मैं बताता हूँ। देखो मुझे यहाँ पर ना कॉपर की डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी कितनी गिवन है? मुझे गिवन है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये तो डेंसिटी है ना, हमें मास चाहिए, ठीक है। तो मास कैसे लिखते हैं बेटे? मास हम लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिखते हैं। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, करेक्ट है? बोलो। तो हम कितने वॉल्यूम में मास कितने वॉल्यूम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं? तो मैंने लिखा है कि आई वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब। मास ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर, मतलब कितने वॉल्यूम का मास मैं निकालना चाहता हूं? 1 मीटर क्यूब का, है ना, कॉपर के 1 मीटर क्यूब का मास। तो मैं क्या लिखूंगा? कॉपर की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 मीटर क्यूब से। तो मास कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ आएगा या नहीं? ये बताइए। मुझे डेंसिटी गिवन है और मुझे मास निकालना है, तो डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास निकलेगा या नहीं निकलेगा? Yes. तो वही करा है बच्चे, बेसिकली हमने वही करा है। देखिए व्हाट वी हैव डन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द कॉपर। तो हमने 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब का मास कैलकुलेट किया। तो टू कैलकुलेट दैट वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड दिस डेंसिटी विथ वॉल्यूम। तो वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 9 इंटू 10⁻³ kg।
तो वी हैव गॉट द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर मास आ गया तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? Yes. समझे? n की वैल्यू मैंने कैसे निकाला वो भी आपको मैं बता देता हूँ। n की वैल्यू आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स। आपने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास। तो कितना मास गिवन है हमें? 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना, मतलब एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास ग्राम में दिया हुआ होता है आपको, तो इसलिए इस ऊपर केजी में है ये, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर? एवोगैड्रो। वैसे एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23, बट जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन टू बी इजियर मैंने क्या यूज किया, मैंने इसको लिखा है 6 × 10⁻23। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes. एग्जाम में भी तो दैट इज व्हाट वी हैव। हाँ बोलो बोलो बोलो। एग्जाम में भी यही वैल्यू यूज कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर ऐसा गंदा सा क्वेश्चन आ गया तो यू विल हैव टू यूज द 6.023 × 10⁻3। हाँ, अगर मेंशन कर देना एग्जाम में, इफ दे मेंशन कि यू कैन यूज एवोगैड्रो नंबर एज 6 × 10⁻23, तभी आप उसको यूज करना। अदरवाइज तो आपको पूरी वैल्यू ही लेनी पड़ेगी 6.023 × 10⁻23। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था दैट वाज आस्क्ड इन सीबीएसई, ठीक है। ये Yes. क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये अभी तक सीबीएसई में पूछा नहीं गया, बट मान लो कि 1% चांस कि इफ दे आस्क, ठीक है, अगर मान लो 1%, तो उसके लिए मैंने बस बता दिया, ज्यादा इस पे नहीं करेंगे, बट एक क्वेश्चन बस ऐसे ही करवा दिया कि ताकि यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट कि भाई दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट टोल्ड यू दिस, ठीक है। बट यस, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कराया वो टाइप इंपॉर्टेंट है। वैसे टाइप पे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, पूछा गया है सीबीएसई में, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन तो जरूर कर लेना। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया सर, ये दो क्वेश्चन हमने किए ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ, हाँ, कौन से फॉर्मूलाज पे? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पे और रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट का रिलेशन जो है वो फॉर्मूला, उस पे हमने ये क्वेश्चन किया है। अब वी मूव ऑन, तो हम अब नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे दैट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। और जो भी मैं कर रहा हूं ना, रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर, दैट वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स ओनली। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं ले रहा हूं टेम्परेचर के साथ, या सेमीकंडक्टर के लिए नहीं ले रहा हूं। आई एम टेकिंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर गिवन है तो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। क्लियर? तो अभी आपको बोला गया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टर। बार बार कह रहा हूं, अगर सेमीकंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनफैक्ट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस with increase in temperature, but in the conductors resistance increases with increase in temperature and decreases with the decrease in temperature। ठीक है, तो अब बात समझते हैं। तो आप लोगों ने शायद ये फॉर्मूला देखा हो कि अगर मान लो कि इफ देयर इज अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज समथिंग R0, मान लो कि कोई कंडक्टर है R0, उसका कोई टेम्परेचर है एट T0 पे या T इनिशियल पे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मान लो कि लेट R0 is resistance at temperature equal to T0 मान लिया। तो अब आपसे क्वेश्चन में अब आपसे बोला जाए कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर इज इक्वल टू T। मतलब व्हाट विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू T। अगर R0 was its initial temperature, so what will be the temperature when the what will be the resistance when the temperature is changed from T0 to T। ठीक है, तो इस केस में बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि there is simple equation that you have to remember, and that equation simply says that कि R final, that is the resistance at any given temperature, will be simply written as R0, that is the initial temperature,
प्लस ऑफ आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय, या आपको मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूं, आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लें कि आर नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस at any given temperature. I'll tell you what is this alpha and what is meant by delta T. तो पहले तो समझ लीजिए डेल्टा टी का क्या मतलब है. तो डेल्टा टी इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑब्वियसली. ठीक है, डेल्टा टी इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, दैट इज टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल. क्या आपने टेम्परेचर चेंज किया तो आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया, तो दैट इज टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल विच इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, राइट. और अल्फा यहां पर क्या चीज है, व्हाट इज दिस अल्फा. तो अल्फा इज कॉल्ड एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. इतना लंबा नाम याद ना भी रखो तो सिंपली याद रख लो थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा. अल्फा बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो मैटर टू मैटर वेरी करेगी, मतलब कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करेगी. इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आप दो कंडक्टर ले लें, एक कॉपर ले लें और आप एक मान लीजिए कि दूसरा आपने आयरन ले लिया, और दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस आप सेम रखें. इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो इसका भी 10 ओम है और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस भी 10 ओम. इनिशियल टेम्परेचर भी दोनों का आप सेम रखें. मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका इनिशियल टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. आपने रेजिस्टेंस भी सेम रखा, टेम्परेचर भी सेम रखा, इनिशियल वैल्यू सेम है. अब अगर बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि इसका फाइनल टेम्परेचर, इसमें फाइनल टेम्परेचर मैंने 60 कर दिया और इसमें भी फाइनल टेम्परेचर इसके लिए भी मैंने 60 कर दिया, तो सर एक बात बताओ कि फॉर कॉपर एंड फॉर आयरन क्या टेम्परेचर का चेंज सेम है या नहीं है? Yes, sir. Of course the change of temperature even for copper or for iron is same. But जब resistance हमने measure किया, when the final resistance of the copper was measured, R final for copper, ठीक है, R final for copper और R final for iron for the same variation of temperature, जब हमने इन दोनों के final resistance को compare किया तो we got some surprising result कि the final resistance of the copper was not equal to the final resistance of iron. ये दोनों equal नहीं थे, although the temperature change was same. मतलब मैंने एक example दिया है कि although the temperature was varied by same value, still the final resistance for the same variation of temperature for two different material is not same. इसका मतलब है कि it doesn't only depends on the temperature change, but it also depends on the property of material, and that property of material which decides the variation of resistance with the temperature, that property is called as alpha, and that alpha means thermal coefficient of resistance. It is clear, and which will vary for conductor to conductor. For different conductor it would be different. समझ आ गई बात? बोलो सर. दूसरी चीज, अरे ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सर दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें इसी में दूसरी चीज, तो मेरी बात सुनिए. मैंने आपसे ये भी बोला था कि नॉट ओनली द रेजिस्टेंस बट रेजिस्टिविटी ऑल्सो वेरीज. ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, रेजिस्टिविटी भी वेरी करती है. ये बोला था मैंने आप लोगों को, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. तो इवन फॉर रेजिस्टिविटी, ये किसका माइक कुछ डिस्टर्ब होता रहता है? डी एंगमो का माइक डिस्टर्ब होता है या सेरिंग का? आई थिंक डी एंगमो यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर माइक, राइट? सेरिंग कैन यू हियर मी? सेरिंग, ओके, तुम्हारा माइक फिलहाल ठीक है. ठीक है. Nilza and Stanzin, is everything clear till now? Yes. जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है. Yes, sir. ओके गुड. अब देखो मैंने आपसे बोला कि नॉट ओनली द रेजिस्टेंस बट रेजिस्टिविटी आल्सो वेरीज विद टाइम, सॉरी टेम्परेचर. तो अगर मैं रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखूं तो वो भी वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का है. रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, है ना. यहाँ पर भी अल्फा वही चीज है. अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी फॉर अ कंडक्टर. ठीक है. तो दीज आर द फॉर्मूलाज by which you can calculate the values of final resistance or final resistivity
विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसको नोट करो, इस पे एक दो क्वेश्चन हम देख लें जल्दी से। Sir, the value of alpha will be given in the question. Yes, of course, it would be given in the question, या फिर आपको ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि जहां पर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इफ इट इज नॉट गिवन देन यू विल बी एबल टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो या तो ये डायरेक्टली दे दिया जाए या पहले आपको अल्फा कैलकुलेट करने को कहा जाए, बट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, ये है ना। हो गया। Yes, sir. अब देखो, जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैं बात करता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपसे ये बोला कि वी हैव सम कंडक्टर। आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर resistance of copper, we are taking the conductor, copper conductor, तो resistance of copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कॉपर का जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो रेजिस्टेंस डबल हो जाए कितने टेम्परेचर पर। और आपको अल्फा ऑफ कॉपर गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा ऑफ कॉपर आपसे बोला गया इट इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा की जो यूनिट होती है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना। तो बस इतना सा क्वेश्चन है कि भाई आपको इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कॉपर का 0 डिग्री पे मान लो कि अगर 0 डिग्री पे इफ इट्स रेजिस्टेंस इज मान लो कि 100 है, मान लो, तो कितने टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 200 हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। समझ आई बात? अगर वो रेजिस्टेंस R है तो कितने टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। ठीक है, करो तो कर सकते हो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करो, कोशिश करो। हो गया सर बच्चों? नहीं आया। नहीं आया, चलो देखते हैं। सर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ आ गया? पहले ये बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे। इज इट क्लियर टू यू दैट इज इट क्लियर टू यू और नॉट? No, sir. अच्छा, यही क्लियर नहीं है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल, इसमें एक और वर्ड बढ़ा देता हूं, ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद बताओ।
मतलब किस टेम्परेचर पर कॉपर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं यही बात समझ, अभी क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है, बोलो ना। मतलब ये बेटा कि अगर मान लो कि लेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस मान लेते हैं, हमें गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर। नहीं यही बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो। तो आपसे कहता है कि ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना मुझे चाहिए? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आर है तो व्हाट शुड बी द फाइनल रेजिस्टेंस? ऑफ कोर्स 2R। तो ऐसा करने के लिए यू विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इफ यू आर नॉट चेंजिंग लेंथ और एरिया तो यू नीड टू चेंज द टेम्परेचर, मतलब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर। तो क्वेश्चन यही है कि एट व्हाट टेम्परेचर यू विल गेट दिस रेजिस्टेंस ऑफ 2R। तो बच्चे मुझे एक फॉर्मूला पता है कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस इनटू 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। एम आई राइट? आर फाइनल को हम 2R लिख सकते हैं और आर नॉट को हम आर लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू आर है बेटा, इनटू 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। मान लो फाइनल टेम्परेचर मान लो टी है तो इनिशियल टेम्परेचर 0 है या नहीं? देखो ये समझ में आया, टी माइनस 0 सबको? यस सर। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर से आर अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा। देखो तो इसको सिंप्लीफाई करो, आर से आर कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी आएगा ना। तो अल्फा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 माइनस ऑफ 1, तो अल्फा टी की वैल्यू हो गई 1, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3.9 into 10 to the power minus 3। Did you understand or not? Tell me। तो यहाँ से अल्फा की टेम्परेचर की वैल्यू निकल आई है ना। अब इसको सॉल्व कर ले, जो भी फाइनल आंसर आ जाए। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसको सॉल्व करेंगे? तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 256 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी योर आंसर। मतलब अगर आप टेम्परेचर को 256 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, ठीक है, तो जितना 0 पे इसका रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस विल बिकम ट्वाइस। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना तो बताना बेटा, ताकि मैं एक और क्वेश्चन करवा सकूं। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, राइट? देखो क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि आई वांट टू मेक द रेजिस्टेंस डबल, राइट? अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूं कि मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू 20 ओम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस मुझे चाहिए 30 ओम। तो आपको ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ, समझ गए क्वेश्चन? इनिशियल रेजिस्टेंस, यू नो द इनिशियल रेजिस्टेंस, यू नो द फाइनल रेजिस्टेंस, you know the initial temperature, you have to calculate the final temperature। कि final temperature बताना है आपको कि at what final temperature the resistance of the conductor will become equal to 30 degree centigrade, sorry 30 ohm। बताओ। क्या किया बच्चों? कैसे लिखा इसको?
How would you solve this? हाँ बेटे, कोई इक्वेशन लिख पाया? नो सर। क्यों बेटा, क्या हुआ? चलो लिखवाओ तो मुझे इक्वेशन लिखवाओ। क्या पढ़ा है अभी आपने? फॉर्मूला क्या है बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला? मुझे बताओ, देख के बताओ। R final R final is equal to is equal to R initial या R naught जो भी कह लो, R initial into 1 plus alpha delta t, मतलब t final minus of t initial. Is it correct? yes sir। yes ठीक है। sir। What is the value of final resistance? What resistance do I want finally? 30 है बेटे, yes sir। 30 I want. Initial is what? 20 20 into 1 plus of alpha is 2 into 10 to the power minus 3. 10 raised Final temperature I don't know, so I will write it as T, and initial temperature is 40. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, yes sir. So is this result can also be written as 1 plus of 2 into 10 to the power minus 3 into T minus of 40 is equal to 30 by 20 लिख सकता हूं मैं। इस 20 को इधर ले आओ तो ये डिवीजन में आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ओके गुड। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus of 3 multiplied by t minus of 40। ये हो जाएगा 3 by 2 minus of 1। ये 1 उस तरफ ले जाओ, टेक इट टू द राइट ऑफ द इक्वेशन, इट विल बिकम minus of 1। क्लियर है बेटे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 10 to the power minus 3t minus of 80 into 10 to the power minus 3 is equal to 3 by 2 is 1.5, so this will become 0.5. Is it correct? Tell me. Yes, sir. So can I write this as 2 into 10 to the power minus 3t is equal to 0.5 plus of 80 into 10 to the power minus 3? Or can we write t is equal to 0.5 plus of 80 into 10 to the power minus 3 divided by 2 into 10 to the power minus 3? Agreed or not? Yes, sir. 80 into 10 to the power minus 3 को आप कैसे लिख सकते हो? तो you can write it as 0.05 upon 0.8, 2 into 10 to the power minus 3. Will you be able to solve this or not? T is equal to 0.5 plus of 0.8 divided by 2 multiplied by 10 to the power 3. Will you be able to solve this now? देखो, आप इसको सॉल्व कर पाओगे बच्चे? अरे 0.5 प्लस ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 1.3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 0.9। अरे क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे Yes, sir. कैसे समझ में आएगा तुम समझ पा रहे हो या नहीं? भाई ये हो गया 0.5 प्लस ऑफ 0.8, आ गया 1.3। 1.3 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गया 0.65। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0.65। ये आंसर यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो इधर लिख देता हूँ मैं। तो फाइनल आंसर बेटे क्या आएगा? फाइनल टेम्परेचर का जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। समझे? नाउ द फॉर्मूला इज Sir. क्लियर टू ऑल और नॉट? हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। Sir, can't we just move to 2 into 10 to the power minus 3 in the denominator side? Like, not dividing it, not multiplying it with and minus 40. Yes, you can do that also, no issue। हाँ वो और ज्यादा आसान हो जाएगा।
यस यू कैन डू दैट ऑल्सो, नो इशू। जो भी तरीका आपको समझ आ रहा है The उससे आप answer will be सिंप्लीफाई कर दीजिए। यस, आंसर हैज टू बी सेम, चाहे वो आप पहले मल्टीप्लाई करके वो सॉल्व करो या बाद में करो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको ऐसे लिख लूं, t माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, और यहाँ से ये 2, यहाँ से ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, राइट? करेक्ट है बेटा? yes. हाँ, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो अब ये और ज्यादा आसान हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप, तो ये t इज इक्वल टू, ये देखो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, और इस तरफ से उस तरफ ले जाओ 40 को, ये तो ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ से उस तरफ 40 को ले गया, तो अब ये फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40.2। 40.25 आ रहा है, जबकि ये आंसर आ रहा है 0.65। तो देखो तो कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3t माइनस ऑफ 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल टू 0.5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/1000 मतलब 0.8 ही तो आएगा ये। टी फाइनल ऐसे आपका आ रहा है। -1 किया तो ये आ गया 0.5। 0.5 मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर गलती किया है क्या, देख लेना एक बार। Sir, 40.25 is the correct answer. Sir, 30 बोलो plus 1 will be 0.5. क्या क्या क्या? अच्छा आपको तो क्या है? नहीं आ रही तुम्हारी आवाज भी, एक तो बहुत ज्यादा माइक में इशू आ रहा है। वैसे आंसर हमारा सेम ही होगा ना, देखो तो ये 0.65, ये 650 आएगा, करेक्ट है? नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा, ये 250 है और ये 40 है, तो 290 बनेगा। ये कुछ तो गलत हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन में देखो, मेरे सिंप्लीफिकेशन में क्या गलती है। एक मिनट, ये वाला तो मेथड क्लियर है ना? ये वाला मेथड, ये वाला सिंप्लीफिकेशन का मेथड तो आप कर सकते हैं ना? Yes, sir. तो इस मेथड से अगर मैंने किया तो क्या गलत हुआ, कहां पे गलत हुआ, चलो देख लेते हैं। t माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा था 0.5, है ना? मैंने इसमें जबरदस्ती का काम क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्ती इसको t से, और इसको कर दिया 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5। इसको मैं इधर लेके आ गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 t इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 तो एक, ये 0.08 होगा क्या ये? Yes, sir. इट वुड बी 0.08। यहाँ पर मैंने 0.8 लिख दिया था, दिस विल बी 0.08। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो तो आंसर आना चाहिए 0.08 प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ 0.5, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.58, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो 0.58 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे So, एक मिनट रुको, ये 0.08 है, इसके साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं? 0.5 को, तो ये कितना आ गया? 0.58, और 0.58 को हम डिवाइड करें किससे बेटा? 2 से, तो ये कितना आ गया? 0.29 आ गया। और वो आंसर कितना आ रहा था? 40.25. वो आ रहा था 40.25। Yes. Yes. तो गलती क्या हो रही है?
कुछ तो गलती हो रही है कैलकुलेशन में, हम कुछ तो गलत जा रहे हैं। रुको, मुझे पूरा देखने दो कहाँ कहाँ क्या था। 1.5 sir. It is not 0.5, 1.5. दैट वाज 1.5। 1.5 yeah. नहीं देखो, हमारा वो रिजल्ट क्या आया था, मुझे एक बार रिजल्ट याद दिलाओ, मुझे पता नहीं क्या गलत कर रहा हूँ मैं बार बार। हमारा रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट क्या था याद दिलाओ तो। लास्ट वाला रिजल्ट जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो क्या आया था, वो था 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ, ये था ना, अल्फा दैट इज 2 into 10 to the power minus 3 multiplied by T minus of initial temperature was 40, यही था ना। तो ये 2 into 10 to the power minus 3 into T minus of 40 is equal to, ये 3/2 is 1.5, 1.5 minus of 1 would be equal to 0.5, am I right? Yes sir. ठीक, तो इसको अगर मैं T minus of 40 लिखता हूँ तो this will be equal to 0.5 divided by 2 into 10 to the power minus 3। अब अगर मैं 0.5 को डिवाइड कर दूं, if I divide 0.5, 0.5 divided by कितना, तो divided by 2, तो ये आ जाएगा 0.25। तो T minus 40 is equal to 0.25 multiplied by 10 to the power 3, तो T will be equal to 0.25 into 10 to the power 3 plus of 40, और 0.25 will be equal to what, तो 0.25 into 10 to the power को हम लिख सकते हैं 250 plus of 40 is equal to 290। is it clear? ये तो एक मेथड हो गया सिंप्लीफिकेशन का, हाँ ना बोलो भाई। Yes sir. दूसरा मेथड जो हमें दिक्कत दे रहा था इतनी देर से, उस पे चले आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली इधर नीचे नहीं लाके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 10 to the power minus 3t, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं -80 into 10 to the power minus 3 is equal to 0.5, करेक्ट है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 minus of 3t is equal to, ये कितना हो गया 0.5 प्लस ऑफ, इसको उधर लेके आ जाओ तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.08, करेक्ट है, हाँ ना बोलो। ठीक है, तो 0.5 प्लस ऑफ 0.08 अगर आप करेंगे तो ये, एक मिनट, 0.5 प्लस ऑफ 0.08 करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.58, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। 2 into 10 to the power minus 3t, राइट। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.58 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power minus of 3। तो 0.58 को डिवाइड करोगे आप 2 से तो यू विल गेट दिस एज 0.29, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 290, सेम आ गया आंसर। Yes. देखो, है ना। तो विच एवर वे यू वांट टू, अच्छा इनिशियली हमसे क्या गलती हो गई थी, हमने 80 into 10 to the power minus 3 को 0.8 लिख दिया था, वो गलत हो गया था, वो होगा 0.08, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इज क्लियर, राइट। तो आज यहीं तक, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।